नमस्कार। कक्षा 10 का अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रत क्या है? देखिए, व्रत से संबंधित पहले जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो हमें पहले ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सीधे एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आप एक्सरसाइज के छोटे छोटे प्रश्नों तो हल कर पाएंगे, लेकिन बड़े प्रश्नों को हल करने में आपको परेशानी होगी। इसलिए व्रतों से संबंधित जो भी है वो आपको पहले समझना ज़रूरी है। ये सब क्या है, व्रतों की परिभाषाएं जो भी है वो आपको पहले समझना है। ये फॉर्मूले आप फॉर्मूले याद हैं, फिर भी आप फॉर्मूलों से कोई प्रश्न हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि कौन से फॉर्मूले को कहाँ पर यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, तो उसके बारे में आपको पहले ध्यान होना ज़रूरी है कि ये व्रत खंड क्या है, त्रिज्य खंड क्या है, व्रत का क्षेत्रफल क्या है, परिधि क्या होती है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हम व्रत से शुरुआत करते हैं। ये जो गोल चक्कर है इसे व्रत कहते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। अब व्रत का केंद्र, जो इस व्रत का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसे हम केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो केंद्र हो गया, इसको ओ से हम दर्शाते हैं। केंद्र को किससे दर्शाते हैं? ओ से, ठीक है। अब एक होती है इसकी त्रिज्या, जो केंद्र बिंदु से इसकी परिधि, ये जो लाइन है गोल गोल, इसको परिधि कहते हैं हम। तो इस केंद्र बिंदु से इस परिधि की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से, ठीक है। तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं। दूसरा होता है डायमीटर, व्यास। अब व्यास क्या होता है कि त्रिज्या का दुगना, ठीक है, त्रिज्या का दुगना, इसे हम बोलते हैं व्यास। तो व्यास को हम क्या लिखते हैं? डायमीटर, डी लिखते हैं। तो डी किसके बराबर होगा? ये जो आर त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होती है, तो त्रिज्या का दुगना डी बराबर 2r। 2r का मतलब r का दुगना, त्रिज्या का दुगना, ठीक है। अब व्यास हो गया। अब जीवा क्या होती है? जीवा व्रत के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। जैसे कि एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, तो ये जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? जीवा। यहाँ पर भी हो सकती है। ये व्यास भी क्या है? एक जीवा है। व्यास इस व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब जीवा कहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकती है। इसका मतलब व्रत के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, व्रत की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। अब दूसरा होता है चाप। अब चाप क्या होता है? यहाँ पर जैसे कि ये और ये, यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई है, व्रत की परिधि का कोई भाग, ठीक है, तो उसको हम चाप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हम एक लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ पर ये जो लंबाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, इसे हम चाप बोलते हैं। अब चाप की लंबाई का सूत्र भी मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको व्रत की परिधि से हम शुरुआत करते हैं। तो व्रत की परिधि का सूत्र होता है, परिधि क्या होती है? यहाँ से एक व्रत के एक किसी बिंदु से व्रत के चारों ओर चक्कर लगाने में जो दूरी लगती है वो इसकी परिधि कहलाती है। इसका मतलब यहाँ से ये जो कुल दूरी है वो इसकी क्या कहलाएगी? परिधि। और परिधि को ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। अब इसमें r क्या है? त्रिज्या है। और पाई का मान क्या होता है? पाई बराबर 22/7 या फिर 3.14। इस पाई का मान हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया था। तो ये पाई का मान है 22/7। ये या तो आपको 22/7 यूज़ करना है या फिर 3.14। ये प्रश्नों में खास करके बता दिया होता है कि आपको पाई का मान कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो व्रत की परिधि आप समझ गए। व्रत की परिधि व्रत के चारों ओर की लंबाई होती है, वो इसकी परिधि कहलाती है। अब दूसरा है व्रत का क्षेत्रफल। अब व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है कि इस व्रत के द्वारा, ये जो गोल गोल हैं, इसके द्वारा जो कुल एरिया जो इसके द्वारा घेरा गया है उसे हम व्रत का क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। और यहाँ पर जो भी इसकी इकाई होगी, जैसे कि मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। कोई भी उसको हम वर्ग के रूप में लिखेंगे, वर्ग इकाई, ठीक है। मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है उसको हम स्क्वायर में लिखना है, वर्ग में लिखना है, ठीक है। अब क्षेत्रफल हो गया। अब आगे आता है त्रिज्या खंड। लेकिन त्रिज्या खंड को देखने से पहले आप यहाँ पर एक है वलय का क्षेत्रफल। अब वलय क्या होती है? यहाँ पर देखिए एक व्रत है, ठीक है,
ये एक वृत्त है। अब इसके अंदर एक छोटा वृत्त और है, ठीक है। अब ये जो है वलय, वलय का मतलब रिंग, अब ये रिंग है। अब इसका वलय का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो वलय का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे ये वलय क्या है, एक दो वृत्त, इसके अंदर दो वृत्त बने हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेते हैं, ये जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो R1, ठीक है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या को दे देते हैं हम R2। तो इस वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, वलय का क्षेत्रफल होगा पाई R1 स्क्वायर। बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा देंगे, जब बड़ा वृत्त में से हम ये जो अंदर वाला छोटा वृत्त है उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? एक रिंग ही तो बचेगी। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे को घटाना है, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचेगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। ये है वलय का क्षेत्रफल। वलय आप समझ गए, वलय क्या होती है? रिंग को हम वलय कहते हैं। वलय के अंदर दो वृत्त होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो आपको बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, तो वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आगे आता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर ये वृत्त है, यहाँ पर देखिए त्रिज्य खंड किसे कहते हैं? ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। अब त्रिज्य खंड का मतलब होता है कि दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल। एक ये त्रिज्या होगी, दूसरी कोई भी मान लेते हैं यहाँ पर त्रिज्या। तो ये जो एरिया है वो आपका क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड। दो त्रिज्याओं के बीच का खंड, दो त्रिज्याओं के बीच का भाग होता है, उसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। और यहाँ पर त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने का कहा गया है तो यहाँ पर आपको या तो कोण दिया गया होगा या ये वृत्त का कितना भाग है, जैसे कि 1/4 होगा, 1/2 होगा, या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1/6 भी हो सकता है। तो वो आपको या तो आपको यहाँ पर कोण दिया होगा। अब ये कैसे करेंगे वो हम प्रश्नों में आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि त्रिज्य खंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं के बीच का भाग, उसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। अब यहाँ पर त्रिज्य खंड ज्ञात करने के लिए या तो आपके पास थीटा होगा या इसका कितना भाग है वृत्त का वो दिया होगा। तो इसका त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है? पाई R स्क्वायर, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल। अब पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। ये होता है त्रिज्य खंड का सूत्र, पाई R स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360, या फिर इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। थीटा का मतलब कोण होता है। थीटा का मतलब क्या? यहाँ पर जो भी कोण होगा वो क्या होगा? थीटा। थीटा का मतलब होता है कोण, ये कोण का एक चिन्ह है, ठीक है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या होता है? देखिए, दो त्रिज्या, जैसे कि ये त्रिज्य खंड लिया हमने। अब वृत्तखंड क्या होगा कि इस बिंदु से इस बिंदु, ये जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज को घटा देना है। यहाँ पर जो भी क्षेत्र बचता है वो आपका क्या कहलाता है? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है, थीटा बटे 360। ये हो गया त्रिज्य खंड का। उसमें से आपको घटाना है, क्या घटाना है? R स्क्वायर माइनस साइन थीटा बटे 2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, R स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूले आपके जब परीक्षाओं में आप प्रश्न हल करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से आपको R स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 को घटाना है। अब साइन थीटा, अब थीटा आपको यहाँ पर दे रखा होगा, थीटा यहाँ पर कौन सा यूज होगा? ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब एक और सूत्र आपको यहाँ पर, चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई R, ठीक है। ये चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पर R त्रिज्या और पाई 22/7 है। तो ये सूत्र आपको मेन कौन कौन से सूत्र याद करने हैं? ये दोनों सूत्र तो आपको याद होंगे। अब ये दो सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के अंदर आपको इन्हीं दो सूत्रों के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। त्रिज्य खंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है वो त्रिज्य खंड कहलाता है। और वृत्तखंड क्या होता है
कि यहाँ पर त्रिज्य खंड में से ये जो ऊपर का त्रिभुज है उसको हटा दो, पीछे जो भी बचता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है। अब वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड मतलब छोटा, और दीर्घ जो उस छोटे को छोड़ करके जो पीछे वाला है वो दीर्घ वृत्तखंड। जैसे कि यहाँ पर अब लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड होता है, दो होता है। तो लघु त्रिज्य खंड क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर इसको हटा दें तो ये जो पूरा है वो लघु त्रिज्य खंड। अब इस लघु त्रिज्य खंड इसको छोड़ करके ये जो पूरा भाग है वो क्या कहलाता है, दीर्घ त्रिज्य खंड। अब दीर्घ त्रिज्य खंड कैसे ज्ञात करेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड को घटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो ये तो था इस अध्याय के जो सारे सूत्र हैं। आपको दो सूत्र मुख्य रूप से ये याद रखने हैं। ठीक है, केवल यही दो सूत्र मेन है। ठीक है, ये तो सभी को याद होते हैं, लेकिन आपको ये सूत्र याद रखने हैं। तो ये 12वां अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके फॉर्मूले आपने लिख दिए। अब अगले वीडियो में हम इसकी सारी प्रश्नावलियों के जितने भी प्रश्न हैं सभी को एक एक करके बोर्ड पे हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रश्न हल करवाए जाएंगे। धन्यवाद।